तो सबसे पहले बड़ी खबर संदेश खाली हिंसा पर इस वक्त की ये बड़ी खबर है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार। पुलिस ने देर रात 3 बजे शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी खबर। तो जिस शाहजहां शेख को लेकर इस वक्त इतना पश्चिम बंगाल में विवाद है, आखिरकार ये खबर सामने आ रही है। संदेश खाली हिंसा पर यह बड़ी खबर इस वक्त की। टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने देर रात 3 बजे शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया। पुलिस के ऊपर भारी दबाव, लगातार पुलिस के ऊपर भी आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि शाहजहां शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देर रात 3 बजे ये गिरफ्तारी हुई है। संदेश खाली को लेकर यह बड़ा अपडेट, बड़ी खबर। जो संदेश खाली प्रकरण में मास्टरमाइंड बताया जा रहा, मुख्य आरोपी बताया जा रहा शाहजहां शेख टीएमसी नेता, उसको आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 बजे रात पुलिस ने गिरफ्तार किया। लंबे समय से फरार चल रहा था, पुलिस दबिश दे रही थी, लेकिन पुलिस का यही कहना था कि शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं किया जा पा रहा। लेकिन अब खबर है कि गिरफ्तारी हो गई है। लगातार पुलिस पर, बंगाल सरकार पर यह आरोप भी लगते रहे हैं कि संदेश खाली के मुख्य आरोपी को सरकार और पुलिस बचा रही है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस ने यह गिरफ्तारी मध्य रात्रि में की। 3 बजे के आसपास ये गिरफ्तारी हुई है और अब देखना होगा कि इसके बाद क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि लंबे समय से गायब चल रहा था शाहजहां शेख। तमाम कोशिशों, छापे, दबिश के बाद भी शाहजहां शेख तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही थी, यही दावा है पुलिस का। हालांकि स्थानीय लोग पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। इस बीच ये बात पुलिस को लेकर कही जाती रही है, आरोप लगाए जाते रहे कि जानबूझकर शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब खबर यह है कि शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने देर रात 3 बजे शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया था। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त संदेश खाली से जुड़ी हुई। शाहजहां शेख पर कई गंभीर आरोप लगाए गए स्थानीय लोगों के द्वारा और इसको लेकर लगातार टीएमसी और बीजेपी के बीच टकराव की स्थिति बनी रही। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर लगातार बीजेपी के नेता धरना प्रदर्शन करते रहे, वहां संदेश खाली में जाने का प्रयास भी करते रहे। पुलिस और बीजेपी के नेताओं के बीच कई बार झड़प भी हुई। लगातार सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर इसका दबाव बनाया गया और अब खबर यह है कि शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। रवि दत्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके। रवि दत्ता, इतने दिनों से पुलिस को शाहजहां शेख मिल नहीं रहा था, अचानक आधी रात में गिरफ्तारी होती है, क्या जानकारी मिल रही है? कैसे हुई गिरफ्तारी, कैसे पता चला पुलिस को शाहजहां शेख के ठिकाने के बारे में? देखिए, कल शाम को पहले एक अफवाह फैला था कि शेख शाहजहां गिरफ्तार हो चुका है। उनका घर बेरमौज एरिया में है, जहां पे इन दिनों गांव के जो लोग हैं वहां पे वो विरोध कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे कि शेख शाहजहां को अरेस्ट करना पड़ेगा। और आज करीब सुबह 3 बजे मीनाखा इलाका से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जा रहा है कि एक जगह पे वो थे, उसका अभी जो जगह का बात कहा जा रहा है वो कौन सी घर है या तो कोई मकान है, डिस्क्लोज नहीं कर लिया गया, लेकिन वहां से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको बशीरहाट लेके जाते हैं। आज बशीरहाट कोर्ट में उनका पेशकशी होगी और उसके बाद पुलिस उनको अपना हिरासत में लेगा। अब इसका बाद हो सकता है ईडी, सीबीआई, क्योंकि इस केस में जुड़ा हुआ है और कोलकाता हाईकोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया है कि उनको भी गिरफ्तार कर सकता है। ईडी या तो सीबीआई उनको अपना हिरासत में ले सकता है, हैंडओवर ले सकता है वेस्ट बंगाल पुलिस के पास से। रविशंकर, 55 दिनों बाद ये गिरफ्तारी हुई है, कैसे पता चला शाहजहां शेख की लोकेशन के बारे में? क्योंकि इससे पहले भी पुलिस जो है वो लंबे अरसे से शाहजहां शेख की तलाशी में उनके अलग अलग ठिकानों पर दबिश देने के लिए पहुंची थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। देखिए, ये कहा जा रहा है कि पुलिस को पहले से पता था शाहजहां शेख कहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि शाहजहां शेख लापता हो गया था। ये पुलिस एक समय में जब डीजी राजीव कुमार पहुंच गए थे संदेश खाली, तो ये अनुमानिक तौर पे ये कहा जा रहा था कि उनको पता होगा, पुलिस को पता होगा शेख शाहजहां कहाँ पे है। और क्योंकि कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया कि कोई भी उनको अरेस्ट कर सकता है और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि 7 दिन के अंदर वो अरेस्ट हो जाएंगे, तो ये सब मान के चल रहे थे कि प्रशासन को पता है शेख शाहजहां कहाँ पे है। और इसीलिए कल बार बार कहा गया था कि जैसे शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया था कि राज्य पुलिस के साथ उनका एक नेगोशिएशन चल रहा है। तो ये कितना सच है, ये कितना झूठ है, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये मान के हर कोई चल रहा है कि
हो सकता है पुलिस को पहले से ही ठीक है। पता था, क्योंकि अगर शेख शाहजहां इतने दिन से छुपे हुए थे और अचानक ठीक पुलिस यहाँ पे कोर्ट यहाँ पे कहता है। रविशंकर, लेकिन अब सवाल यह है कि पुलिस ने गिरफ्तारी कर लिया है, ईडी को भी शाहजहां शेख की तलाश थी, कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं, स्थानीय लोगों ने बड़े ही गंभीर आरोप लगाए, खासकर महिलाओं ने। तो अब क्या होगा गिरफ्तारी के बाद, कौन कौन से मामले चलेंगे, शाहजहां शेख को कहां रखा गया और कहां ले जाया जाएगा, क्या ईडी को एक्सेस मिलेगा, ये तमाम सवाल हैं इस वक्त। रवि, क्या सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा कि बहुत सारे एफआईआर उनके खिलाफ है। पूरा संदेशखाली में, जैसे कि मैंने कहा था, 15 ऐसे आइलैंड्स है जहां पे सिर्फ 3 आइलैंड के जो लोग हैं उन्होंने अपना विरोध और विद्रोह किया है। तो उनके खिलाफ जितने सारे एफआईआर है, अब शेख शाहजहां क्योंकि अरेस्ट हो चुके हैं, गांव के लोग बार बार यही कह रहे थे जब तक वो नहीं अरेस्ट होते कोई अपना मुंह खोल के सामने आएगा। अब ये हो ही सकता है क्योंकि शेख शाहजहां अरेस्ट हो चुका है, पूरा संदेशखाली के लोग जो है वो अपना मुंह खोल के सामने आ जाए और एक के बाद एक जो आरोप उनके खिलाफ है, जो वो काम उन्होंने किया है, जो बीजेपी के 3 कर्मचारी के खून के आरोप उनके ऊपर है, ये सारे मुकदमे उसके ऊपर चले। अब धीरे धीरे उसका पोल खुलेगा क्या, जैसे कि TV9 भारतवर्ष के सामने कैमरा के सामने बहुत सारे लोगों ने किया कि वो जो चाल चोरी करता था सरकार का, वो बांग्लादेश में भेजता था, वहां से उसको पॉलिश करके फिर पश्चिम बंगाल में लाके उसको बेचता था। ये सारे जो आरोप है उनका बहुत सारा कारोबार था, जो जमीन का कारोबार था, ईंट का कारोबार इन तमाम आरोपों की जांच होगी और अब संदेशखाली मामले में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई है और अब आगे की कार्रवाई ईडी भी करेगी इस पूरे मामले में। बहुत शुक्रिया आपका रविशंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच एक और जानकारी आपको दे दें, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को संदेशखाली के हल्दरपारा जाने की अनुमति दे दी है। साथ ही कोर्ट ने हल्दरपारा में धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाने पर भी रोक लगा दी है। शुभेंदु अधिकारी संदेशखाली में जेलेखाली ग्राम पंचायत के हल्दरपारा का दौरा करना चाहते हैं और इसकी अनुमति के लिए उन्होंने फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने अपनी सुनवाई में पाया कि हाल के दिनों में संदेशखाली में शांति है, इसलिए वहां धारा 144 लागू नहीं की जा सकती और नेता विपक्ष एक अन्य विधायक के साथ आज वहां जा सकते हैं। न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने निर्देश दिया कि क्षेत्र का दौरा करने की शर्तें वही होंगी जो हाईकोर्ट ने 20 फरवरी को संदेशखाली की उनकी पिछली यात्रा के लिए बताई थी। आगे बढ़ते हैं। पर्यवेक्षक आज कांग्रेस अध्यक्ष को खरगे को सौंपेंगे रिपोर्ट। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर खरगे लेंगे फैसला। सुखविंदर सिंह सुक्खू बने रहेंगे सीएम, सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। और अगली बड़ी खबर है, सियासी संकट से जूझ रही हिमाचल की सुक्खू सरकार के लिए राहत की खबर है। मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले विक्रमादित्य सिंह के तेवर अब नरम पड़ गए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा देकर सुक्खू सरकार की परेशानी बढ़ा दी थी। उन्हें लेकर कल दिन भर कई तरह की सियासी अटकलें लगाई जाती रही, लेकिन रात 8 बजे तक उनके तेवर नरम पड़ गए। विक्रमादित्य सिंह एक बार फिर मीडिया के सामने आए और कहा कि उन्होंने इस्तीफा वापस नहीं लिया है, लेकिन वो इस्तीफा मंजूर करने के लिए दवा भी नहीं बनाएंगे। मैंने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है। मैंने ये कहा है कि मैं अपने इस्तीफे को जब तक ऑब्जर्वर्स की फाइनल आउटकम नहीं आता तब तक मैं उसको प्रेस नहीं करूंगा, उस पर इंसिस्ट नहीं करूंगा। और वहीं हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को पूरी जानकारी थी, अगर वक्त रहते कदम उठाया गया होता तो ये नौबत नहीं आती। देखिए, आप सब जानते हैं कि कुछ बातें जब से सरकार बनी है ठीक नहीं चल रही थी, तो हमने ये बार बार अपने हाईकमांड के पास भी और ये बात उनके ध्यानार्थ भी लाई और हम चाहते थे कि वो बैठकर रेजोल्यूशन इसका निकालते, उनको भी बुलाते, हमें भी बुलाते और इस बात का सल्यूशन निकालकर आज हम इस स्थिति पे ना पहुंचते। अब 1 साल से ऊपर हो चुका है, इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से आज हम इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं। वहीं शिमला में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। देर रात तक चली बैठक में क्या क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में।
विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में विधायकों के अलावा हिमाचल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल भी मौजूद थे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी की लड़ाई जारी रहेगी। जो विधायक कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के समर्थन में आए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़े हैं और मुझे लगता है कि इसी प्रकार से वो करने की मंशा रखते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद चीजें यहीं खत्म नहीं होती है, हम लड़ाई लड़ेंगे। वहीं बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक होने वाली है। बैठक में करीब 125 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। सूत्रों की माने तो बीजेपी आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की पहली लिस्ट में 125 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि पहली लिस्ट में ज्यादातर वो सीटें होंगी जिन पर बीजेपी कमजोर है या फिर 2019 में चुनाव हार चुकी है। पहली लिस्ट में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे मंत्रियों के भी नाम हो सकते हैं जो फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की आखिरी बैठक बेनतीजा रही। कई घंटों की चर्चा के बाद भी सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई। महाविकास आघाड़ी की बैठक में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने महाराष्ट्र की 27 सीटों पर दावा ठोककर सबको चौंका दिया। जो हमारे पास उन कागज दिया है उसको मैं प्रस्ताव नहीं मानता हूं, उनकी इच्छा है। कई दौर की मीटिंग के बाद भी महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फार्मूला तैयार नहीं हो पाया। अब शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस आलाकमान आखिरी फैसला लेंगे। सीट शेयरिंग का इशू क्लोज हो चुका है और अभी मुझे लगता नहीं कि अब हम लोगों को चर्चा नहीं, अब हम लोगों को जो फाइनल मीटिंग होगा जो बड़े नेताओं के साथ, उसमें ये सब फाइनल हो जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और राज्य को 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जलापूर्ति, कोयला, उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। पीएम मोदी राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की कई औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी मध्य प्रदेश में साइबर तहसील परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। वे उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रदेश में 500 स्थानों पर सजीव प्रसारण होगा। वहीं पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश को कई सिंचाई परियोजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। साथ ही 3 रेलवे परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 5500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सिंचाई परियोजना को शिलान्यास करेंगे। इन परियोजना में अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देश्य परियोजना और बसनिया बहुउद्देश्य परियोजना शामिल है। इनसे डिंडोरी, अनूपपुर और मंडला जिलों में 75,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि में सिंचाई होगी। साथ ही बिजली आपूर्ति बढ़ेगी और पेयजल संकट भी खत्म होगा। पीएम राज्य में 800 करोड़ से अधिक की 2 छोटी सिंचाई परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही 2200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को सौंपेंगे। पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम आज संयुक्त रूप से मॉरिशस के कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम इस कार्यक्रम में दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ आज मॉरिशस के अगलेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजना का उद्घाटन भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत और दशकों पुरानी विकास साझेदारी का प्रमाण है। ये परियोजनाएं मॉरिशस के मुख्य क्षेत्र और अगलेगा द्वीप के बीच बेहतर संपर्क की आवश्यकता को पूरा करेंगी, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेंगी और सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करेंगी। सीबीआई ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। अखिलेश को यूपी में अवैध इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि अवैध खनन केस में 21 फरवरी को नोटिस जारी किया गया था।
सीबीआई ने अखिलेश यादव को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत गवाह के तौर पर नोटिस जारी किया था और आज पेश होने के लिए कहा है। अवैध खनन का ये मामला 2012 से 2016 के बीच का है, जब अखिलेश राज्य के मुख्यमंत्री थे। 28 जुलाई 2016 को हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने ये मामला दर्ज किया था, जिसमें डीएम हमीरपुर, जियोलॉजिस्ट, माइनिंग ऑफिसर, क्लर्क, लीज होल्डर और कई अज्ञात लोग आरोपी बनाए गए थे। इस केस में 5 जनवरी 2019 को सीबीआई ने 12 जगहों पर छापेमारी की थी और बड़ी मात्रा में कैश और गोल्ड बरामद हुआ था। और मानहानि केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज पेशी है। यूट्यूबर ध्रुव राठी के यूट्यूब वीडियो को रीट्वीट करने के मामले में केजरीवाल आरोपी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल की आज पेशी है। 2018 में ध्रुव राठी ने एक ट्वीट पोस्ट कर आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी नाम के ट्विटर पेज के संस्थापक और संचालक पर बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2 जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया था। केजरीवाल ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं और वो वीडियो को रीट्वीट करने के नतीजों को समझते हैं। कोर्ट ने कहा कि अपमानजनक सामग्री को रीट्वीट करना मानहानि के समान है। और कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ ने अपने बयान से एक बार फिर सियासी अटकलों को हवा दे दी है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट। कल छिंदवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि अगर वे विदा करना चाहते हैं तो मैं विदा होने के लिए तैयार हूं। कमलनाथ ने भावुक होकर कहा कि मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता हूं। कमलनाथ को हम विदा करना चाहते हैं, ये तो आपकी मर्जी है। मैं विदा होने के लिए तैयार हूं। मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता, ये तो आपकी मन मंशा की बात है। कमलनाथ ने हर्रई में भी एक सभा को संबोधित किया और कहा कि राम मंदिर के नाम पर राजनीति करना ठीक नहीं है। पिछले दिनों कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों ने सूबे के सियासी माहौल को गर्मा दिया था। और सीए पर जारी बहस के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने बड़ा बयान दिया है। सीए पर उन्होंने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का कहना है कि कुछ लोग मुसलमानों को डराने और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, इसलिए इससे मुसलमानों को घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कानून नागरिकता प्रदान करता है, न कि ये कानून किसी की नागरिकता लेता है। इसलिए मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि इस कानून से घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसान आंदोलन में शामिल उपद्रवी किसानों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। हरियाणा सरकार ने उपद्रवी किसानों की पहचान करके उनके पासपोर्ट और वीजा रद्द करने की तैयारी की है। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की ओर से लगाए गए बड़े बड़े आईपीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों से उपद्रवियों के चेहरे को कैद कर उनका रिकॉर्ड पासपोर्ट ऑफिस में भेजने की तैयारी की जा रही है। उपद्रव मचाने वाले ऐसे सभी लोगों की फोटो भारतीय एम्बेसी में भी भेजी जा रही है, जिससे इनके पासपोर्ट और वीजा रद्द होने के साथ साथ इनकी पहचान हो सके। जो ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं, उन लोगों के हम फोटोज और उनका पूरा एड्रेस, नाम वगैरह हम लोग पता करके उनका वीजा हो या पासपोर्ट हो उसको रद्द करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। खबर झारखंड से। झारखंड के जामताड़ा में हुए ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पीएम मोदी ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। करमटांड और जामताड़ा के बीच कालाझरिया रेलवे हॉल्ट पर अंगद एक्सप्रेस ट्रेन रुकी थी और इसके यात्री नीचे उतरे थे। इसी दौरान एक लोकल ट्रेन भी वहां से गुजर रही थी, जिसकी चपेट में कई यात्री आ गए। रेलवे ने इस घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। हम लोग खुद साइड से आ रहे हैं और जो घटना हुई है उसकी पूरी जानकारी ली जाएगी। हादसे में घायलों का इलाज किया जा रहा है। पीएम मोदी और झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी।
जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। हिंदू पक्ष की तरफ से 18 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से दायर याचिका की योग्यता पर सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पक्ष आज अदालत में अपनी दलील रखेगा। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की तरफ से दायर सभी याचिकाओं पर आपत्ति जताई है। मुस्लिम पक्ष की दलील पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। अदालत सबसे पहले याचिका की योग्यता पर अपना फैसला सुनाएगी। और पंजाब की भगवंत मान सरकार राज्य की पुलिस को हाईटेक बनाने में जुटी हुई है। कल एक कार्यक्रम में भगवंत मान ने पंजाब पुलिस को 410 हाईटेक गाड़ियां सौंपी। सीएम साहब ने बेनती कर दिया कि फिलौर में पंजाब पुलिस अकादमी में हुए कार्यक्रम में सीएम भगवंत मान ने हरी झंडी दिखाकर इन गाड़ियों को रवाना किया। इसमें से 315 गाड़ियां पंजाब के सभी जिलों के पुलिस स्टेशन के एसएचओ को दी जाएंगी और 85 गाड़ियां महिला सुरक्षा के लिए होंगी। मैं कहा जी कोई शर्त है, गड्डी थल्लों देनी शुरू करो, ऊपर फिर जावे, नहीं तो ऊपरों गड्डी होंदी है शुरू। सीएम भगवंत मान ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सही करने के लिए पुलिस को मजबूत करना जरूरी है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाने वाले रैट माइनर वकील हसन का घर डीडीए ने ढहा दिया है। डीडीए की कार्रवाई के खिलाफ वकील हसन का परिवार धरने पर बैठा है। रेट माइनर वकील हसन अथॉरिटी पर बिना नोटिस के उनका घर गिराने का आरोप लगा रहे हैं। डीडीओ वालों ने न तो हमें टाइम के बताया कि हम आ रहे हैं और न ही उन्होंने हमें कोई नोटिस दिया कि हम आज तोड़ने के लिए आ रहे हैं। बस वे आए और आने के बाद उन लोगों ने यहाँ डेमोलेशन शुरू कर दिया। डीडीए की कार्रवाई के खिलाफ वकील हसन का परिवार सड़क पर धरने पर बैठा है। मुझे यहाँ दो चाहे कहीं और दो, मुझे मेरा मकान चाहिए। जब तक मेरा मकान मुझे नहीं मिलेगा हम लोग धरने पे हैं, अनशन भी करेंगे, धरना भी करेंगे। और दिल्ली के नरेला इलाके में कल एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक महिला एक प्ले स्कूल की संचालिका थी। युवती 5 दिन से लापता थी और परिजनों ने नरेला थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रखी थी। युवती का शव मिलने पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि वर्षा के पार्टनर और दोस्त सोहन लाल ने सोनीपत के पास ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी है। उसी पर आत्महत्या से पहले वर्षा की हत्या का शक है। जब बाहर से बंद रहता आत्महत्या कैसे हो, क्या देखा? मैंने कहा भाई डाउट था मुझे कभी मर्डर हो गया हो। मैंने फिर ये ताला खुलवाया, देखा तो इसमें लड़की पड़ी थी। शुरुआती जांच में पता चला कि 32 वर्षीय वर्षा की गला दबाकर हत्या की गई है। और बड़ी खबर संयुक्त राष्ट्र के मंच से आ रही है। भारत ने यूएनएचआरसी में पाकिस्तान और तुर्की को लगाई है फटकार। कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान और तुर्की को फटकार। यूएन में भारत की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने दिया जवाब। कश्मीर को बताया भारत का अंदरूनी मामला, दखलंदाजी नहीं देने की बात कही है। We regret the comment made by Turkey on a matter that is an internal affair of India and hope that it would refrain from making unsolicited comments on our internal matters in future. Secondly, with regard to the extensive references to India made by Pakistan, we note that it is deeply unfortunate for the Council's platform to have once again been misused to make patently false allegations against India. We are constrained to respond. But as we don't wish to similarly waste the Council's time, we will make only 3 points. 1. The entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India, and the constitutional measures taken by the Government of India to ensure socio-economic development and good governance in the Union territory of Jammu and Kashmir are matters internal to India. और बड़ी खबर है, खनौरी बॉर्डर पर किसान की मौत के मामले में एफआईआर। पंजाब पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के बाद शुभकरण के अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ परिवार।